वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। मेरा नाम है नीलेश श्रीवास्तव और आज के जो लेक्चर का टॉपिक है हमारे पास वो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लास्ट के दो लेक्चर में मैंने शॉर्ट और मीडियम के बारे में आपको बताया था और हमारा आज का लेक्चर होने वाला है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में जो पैरामीटर्स होते हैं हमने सबसे पहले बात की थी कि ट्रांसमिशन लाइन में जो परफॉर्मेंस है ट्रांसमिशन लाइन की वो डिपेंड करती है चार पैरामीटर पे: रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। हमने शॉर्ट में कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इग्नोर की थी, मीडियम में हमने कंडक्टेंस को इग्नोर किया था, लॉन्ग में हम कुछ भी इग्नोर नहीं करने वाले, सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे। और लॉन्ग में एक बात और, लॉन्ग में जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसकी मदद से हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में वी आर वी एस और आई एस का एक इक्वेशन निकालेंगे वी आर और आई आर की टर्म्स में। ठीक है, तो पहले एक सिंपल सा मॉडल बना लेते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का। ट्रांसमिशन लाइन क्या है? एक फॉरवर्ड पाथ होगा और एक रिटर्न पाथ होगा ट्रांसमिशन लाइन में। एक फॉरवर्ड पाथ और एक रिटर्न पाथ। ठीक है, तो एक मैंने फॉरवर्ड पाथ बना लिया, एक रिटर्न पाथ। ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन है। इस तरफ वी एस होगा, इस तरफ वी आर होगा। अब ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं कि स्मॉल z ये है इम्पिडेंस पर यूनिट लेंथ और इम्पिडेंस वही है r प्लस जी ओमेगा एल। ये है क्या? r प्लस जी ओमेगा। स्मॉल लेटर यूज़ करने का मकसद बस इतना ही है कि ये इम्पिडेंस टोटल इम्पिडेंस नहीं है, इम्पिडेंस पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, सिमिलरली y ये है एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ, एडमिटेंस पर यूनिट लेंथ। और y क्या है हमारे पास? वो है g प्लस जी ओमेगा सी। g है कंडक्टेंस और c कैपेसिटेंस। ठीक है, फिर से स्मॉल लेटर सिग्निफाइज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब हम वी आर से मतलब रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज इंक्रीज होगी, क्योंकि सेंडिंग एंड से करंट रिसीविंग एंड की तरफ आ रहा है और सेंडिंग एंड से आते आते कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड की तरफ जाएंगे तो कुछ वोल्टेज इंक्रीज होगी। हम मान लेते हैं कि हम एक्स डिस्टेंस दूर गए हैं रिसीविंग एंड से। ठीक है, तो हम कुछ एक्स डिस्टेंस दूर हैं रिसीविंग एंड से। ठीक है, और वहाँ पे वोल्टेज है V। ठीक है, हम V से एक बहुत ही छोटा स्टेप आगे लेते हैं, बहुत छोटा, और उसको नाम देते हैं dx। dx नाम देते हैं और हम मानते हैं उस छोटे से स्टेप में वोल्टेज भी बहुत ही छोटा इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, V प्लस डी। जो करंट इस पॉइंट पे आ रहा है जहाँ पे V प्लस डी है, हम मानते हैं उस पॉइंट पे जो करंट आ रहा है वो I प्लस डी आई है। और V पॉइंट पे जो करंट है, जहाँ पे वोल्टेज V है, उस पॉइंट से जो करंट जा रहा है वो I है। ठीक है हमने ऐसा मान लिया। तो ये जो हमारी डिफरेंशियल लेंथ है ना dx, इस डिफरेंशियल लेंथ को हम मॉडल कैसे कर सकते हैं? हम मॉडल कर सकते हैं इस तरह से कुछ। z dx और y dx। वन सेकेंड। y dx कुछ इस तरह से मॉडल कर सकते हैं। सिर्फ ये सिर्फ डिफरेंशियल लेंथ है। जो डिफरेंशियल लेंथ थी ना हमारी, डिफरेंशियल लेंथ में इम्पिडेंस कितना होगा? z इंटू डी एक्स, क्योंकि इम्पिडेंस ये छोटा z है क्या? इम्पिडेंस पर यूनिट लेंथ है, और dx है क्या? डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट है, बहुत छोटा सा लेंथ एलिमेंट है। तो z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस छोटे से लेंथ एलिमेंट में कितना इम्पिडेंस है वो आ जाएगा। तो z dx वहाँ की इम्पिडेंस होगी। y dx क्या होगा वहाँ का? y dx वहाँ की एडमिटेंस होगी, है ना। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो V प्लस डी वी होगा, है ना। और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो V होगा। यहाँ जो करंट आ रहा है वो I होगा, यहाँ जो करंट आ रहा है वो I प्लस डी आई होगा।
यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो आई प्लस डी आई होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है हम इस डिफरेंशियल लेंथ में एवरेज करंट कितना है वो निकालते हैं। भले ही डिफरेंशियल लेंथ है, लेकिन उस लेंथ में करंट ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड में आते आते ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें ये देख सकते हैं कि उसमें एवरेज करंट कितना है। ठीक है, तो एवरेज करंट की बात करते हैं। तो उसके एक नोड पे करंट जो आ रहा है वो है आई प्लस डी आई, और जो नोड उस डी एक्स के बाहर जो करंट निकल रहा है, डी एक्स एलिमेंट के बाहर जो करंट निकल रहा है वो आ रहा है आई। ठीक है, अब हम ऐसा मानते हैं कि डी एक्स की पूरी जो डी एक्स एलिमेंट है उस पर रेगुलर इंटरवल्स पे करंट थोड़ा थोड़ा कम होता गया, या फिर हम ऐसा मानते हैं रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड पे जा रहे हैं, करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। मतलब रिसीविंग एंड पे आई था उसके, ठीक है, फिर आई प्लस ए हो गया, फिर आई प्लस टू ए था, ऐसे चलते 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 जब हम डी एक्स के दूसरे एंड पे पहुंचे तो आई प्लस डी आई था। ठीक है, तो अगर इंक्रीमेंट हर एक स्टेप पे बराबर हो रहा है, यानी ये एपी बन रही है। ठीक है, एपी का सम क्या होगा, एस होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू एन बाई टू, नंबर ऑफ टर्म्स एन मान लेते हैं। ठीक है, अब मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ ऑल द टर्म्स आई गया है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है, तो एन से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। अगर एन से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये वाला एन कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये। तो एवरेज करंट कितना हो गया डीएक्स एलिमेंट में, एवरेज करंट हो गया, एवरेज करंट हो गया डीएक्स एलिमेंट में आई प्लस डी आई डिवाइड बाय टू। इसी तरह से एवरेज वोल्टेज कितनी आएगी, एवरेज वोल्टेज इन डीएक्स वो आएगी वी प्लस डी वी बाय टू। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज। ठीक है, ठीक, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ये करंट है एवरेज करंट, ठीक है, इस एवरेज करंट को आई प्लस डी आई बाई टू को मैं जेड डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जेड डी एक्स क्या है, जेड डी एक्स है इम्पीडेंस। ठीक है, तो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप आ जाना चाहिए डीवी, वोल्टेज ड्रॉप डीवी आ जाना चाहिए। ठीक है ना, डीवी है क्या, वी प्लस डीवी से वी तक का ड्रॉप है ना, यही था ना जो हमारे पास। अगर मैं पिछली स्लाइड में वापस जाऊं, मेरे पास dx के एक नोड पे v प्लस डी और dx के दूसरे नोड पे v था, यानी dx के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, dv है ना। और वोल्टेज ड्रॉप अगर उसके अक्रॉस dv है तो मुझे क्या करना था, dx के अक्रॉस जो एवरेज करंट फ्लो कर रहा था उसे dx के अक्रॉस जो इम्पिडेंस थी टोटल उससे मल्टीप्लाई करना था, तो वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। मैंने वही किया है, तो एवरेज करंट इंटू जेड डी एक्स डी वी हो गया। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पर आई प्लस डी आई बाई टू इंटू जेड डी एक्स, जो कितना बना, आई जेड डी एक्स प्लस जेड बाई टू डी आई डी एक्स। अब डी आई और डी एक्स दोनों ही बहुत छोटे एलिमेंट्स हैं, और दो छोटे एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो और छोटे एलिमेंट्स बनेंगे। तो इसका मतलब कि इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो dv क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा आई जेड डी एक्स। इसी तरह से अगर आप di निकालें, di क्या होगा, di क्या है, di वो करंट है, एक नोड पे क्या आ रहा था, i निकल रहा था, एक नोड पे कितना आ रहा था, i प्लस डी आई आ रहा था। ये di कहाँ जा रहा होगा, di डिफरेंशियल एलिमेंट के जो हमारा dx था, डिफरेंशियल लेंथ वाला जो एलिमेंट था dx, उसके एडमिटेंस में जा रहा होगा। ठीक है, तो उसके एडमिटेंस में जा रहा होगा, तो मैं कह सकता हूँ उस एडमिटेंस के क्रॉस जितनी एवरेज वोल्टेज है, ठीक है, उस एडमिटेंस के क्रॉस जितनी एवरेज वोल्टेज है, जो कितनी थी, वी प्लस डी वी बाई टू इंटू वाई डी एक्स, है ना, हम ऐसा कह सकते हैं, इंटू वाई डी एक्स।
तो इसको फिर से आप सॉल्व करेंगे इसी तरह से जैसे मैंने डी के लिए किया था, तो मेरे पास डी आई निकल के आएगा वी वाई डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक डी वी इक्वल टू आई जेड डी एक्स, एक डी आई इक्वल टू वी वाई डी एक्स। अब मैं दोनों तरफ डी एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स क्या हुआ, आई जेड, और डी आई बाई डी एक्स कितना हुआ, वी वाई। अगर आप लोगों के मन में ये डाउट हो कि इस सर्किट के हिसाब से जो मैंने इक्वेशंस बनाई हैं डी वी की और डी आई की वो नहीं बन रही हो, तो ये सर्किट एकदम एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट है। एग्जैक्ट अगर मैं सर्किट बनाऊं तो एग्जैक्ट सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये हमारा जेड डी एक्स होगा और ये हमारा वाई डी वाई होगा, क्योंकि डी एक्स के अक्रॉस भी तो जो पैरामीटर है पूरा का पूरा वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो हमें वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसी केस को कंसीडर करके मैंने एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज वाले तरीके से ये चीज़ें निकाली है। ठीक है, तो डी वी क्या है, डी वी बाई डी एक्स कितना है, आई जेड, और डी आई बाई डी एक्स कितना आया, वी वाई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी टू वी बाई डी एक्स टू आ जाएगा, डी टू वी बाई डी एक्स टू मेरे पास आ जाएगा जेड डी आई बाई डी एक्स। ठीक है, जेड डी आई बाई डी एक्स आ जाएगा। ऐसे ही डी टू आई बाय डी एक्स टू ये मेरे पास आ जाएगा वाई डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब डी आई बाई डी एक्स कितना था, वी वाई था, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये कितना है, जेड वाई वी। ठीक है, और डी टू आई और डी वी बाई डी एक्स कितना था, डी वी बाई डी एक्स आई जेड था, तो मैं लिख सकता हूँ डी आई टू बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू जेड वाई आई। ठीक है, मेरे पास ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 भी आ गई, है ना। अब अगर मैं इक्वेशन 3 को पकड़ लूँ, इक्वेशन 3 क्या है, डी टू वी बाई डी एक्स टू इक्वल टू जेड वाई वी। ठीक है, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, डी टू वी बाय डी एक्स टू माइनस जेड वाई वी इक्वल टू 0। ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं डी बाई डी एक्स को डी मानता हूँ, डी टू बाई डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स टू हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वी माइनस जेड वाई वी इक्वल टू 0। ठीक है, v कॉमन लेते हैं, डी स्क्वायर वी डी स्क्वायर माइनस जेड वाई इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आई, d की वैल्यू आई प्लस माइनस रूट ऑफ जेड वाई। तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगी v की, ठीक है, जो इक्वेशन बनेगी v की वो बनेगी a1 e टू द पावर रूट ऑफ जेड वाई प्लस a2 e टू द पावर माइनस रूट ऑफ जेड वाई। ठीक है x x। ठीक है, ये इक्वेशन v के लिए बनेगी। ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल को सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एक होमोजीनियस इक्वेशन थी ये, तो होमोजीनियस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। आप इस पर रेफर कर सकते हैं कहीं से भी अगर आपको ये चीज़ समझ ना आई हो, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो v क्या है, v आया a1 e टू द पावर रूट वाई जेड एक्स प्लस a2 e टू द पावर माइनस रूट वाई जेड एक्स। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो रूट वाई जेड आया है इसको एक नाम देने वाले हैं। ठीक है, रूट वाई जेड को हम मान लेते हैं गामा। ठीक है, इसका नाम है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और गामा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस जे बीटा, जहां पे अल्फा जो है वो है अटेन्युएशन कांस्टेंट और बीटा जो है वो है फेज कांस्टेंट। बीटा है फेज कांस्टेंट, बीटा है फेज कांस्टेंट। ठीक है, तो हम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करते हैं। मेरे पास v आया a1 e टू द पावर गामा x
प्लस A2 ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो जब x इक्वल टू 0 है, ठीक है, हम पिछली साइड्स में वापस चलें तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, x कहाँ से मान था, VR से। अगर x 0 है तो v कितना होगा, VR होगा, है ना। अगर x 0 है तो v VR होगा। तो मेरे पास आया VR मेरे पास आया VR इक्वल टू A1। x अगर मैंने 0 डाला तो e टू द पावर गामा x 1 बन जाएगा, e टू द पावर माइनस गामा x भी 1 बन जाएगा। ठीक है, तो x 0 है तो मेरे पास A1 प्लस A2 कितना आ रहा है, VR आ रहा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मुझे संभाल के रखना है। मैं इसको नाम दे देता हूँ, वो हमने दे दिया था, नाम दिया मैंने इसको 5। ओके, अब मैं जो ये हमारी इक्वेशन है v वाली, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ एक बार। तो dv बाई डी एक्स क्या आएगा, A1 रूट ऑफ वाई जेड ई टू द पावर रूट ऑफ वाई जेड एक्स माइनस A2 रूट ऑफ वाई जेड ई टू द पावर माइनस रूट ऑफ वाई जेड एक्स या फिर गामा एक्स। ठीक है, अब dv बाई डी एक्स कितना था, dv बाई डी एक्स था मेरे पास, यहाँ पे हमने लिखा है आई जेड। ठीक है, ये रहा आई जेड इक्वेशन 1 से। तो मैं उस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ A1 रूट ऑफ वाई जेड ई टू द पावर गामा एक्स माइनस A2 रूट ऑफ वाई जेड ई टू द पावर माइनस गामा एक्स इज इक्वल टू आई जेड। अब मैं दोनों तरफ आई जेड से डिवाइड कर देता हूँ, आई जेड से नहीं जेड से डिवाइड कर देता हूँ। तो जेड से डिवाइड करते ही मेरे पास जो चीज़ आएगी वो आएगी 1 बाय रूट ऑफ जेड बाय वाई ई टू द पावर गामा एक्स माइनस A2 1 बाय रूट ऑफ जेड बाय वाई ई टू द पावर माइनस गामा एक्स इक्वल टू आई। अब जब x 0 होगा तो i इक्वल टू आई आर होना चाहिए, हम उसी फैक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 ई टू द पावर गामा एक्स 1 हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस गामा एक्स भी 1 हो जाएगा, और i क्या बन जाएगा, आई आर। तो आई आर आ जाएगा A1 माइनस A2 इंटू 1 बाय जेड सी, जहाँ पे जेड सी क्या है, जेड सी जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, जो है रूट ऑफ जेड बाय वाई। ठीक है, तो दो नई टर्म्स आई हमारे पास, एक रूट वाई जेड जो है गामा प्रोपोगेशन कांस्टेंट, एक है रूट जेड बाय वाई जो है जेड सी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ठीक है, अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को मैं A1 और A2 के लिए अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को A1 और A2 के लिए सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मैं जो ZC आया है इक्वेशन 6 में, इक्वेशन 6 में मैं ZC से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास आएगा आई आर जेड सी इक्वल टू A1 माइनस A2, और मेरे पास VR तो है ही A1 प्लस A2। ठीक है, दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2A1 इक्वल टू VR प्लस आई आर जेड सी। तो A1 कितना आ गया, VR प्लस आई आर जेड सी डिवाइड बाई 2। इसी तरह से आप A2 निकालेंगे, कैसे, इक्वेशन 7 ले लेते हैं इसे, इक्वेशन 8, इक्वेशन 7 को इक्वेशन 8 में से माइनस कर दीजिए, तो A2 आ जाएगा VR माइनस आई आर जेड सी बाय 2। तो हमारे पास A1 आ चुका है, हमारे पास A2 आ चुका है। तो अब हम तैयार हैं I और V की इक्वेशंस लिखने के लिए। ठीक है, ये हमारी I की इक्वेशन थी ये वाली, और ये हमारी V की इक्वेशन थी। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम A1 और A2 की फॉर्म में अब लिखते हैं। ठीक है, तो V हमारे पास आया था A1 e टू द पावर गामा एक्स, A1 कितना है VR प्लस आई आर
जेड सी बाय 2 ई टू द पावर गामा एक्स प्लस ए टू यानी वी आर माइनस आई आर जेड सी बाई 2 ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। ठीक है, ये आ गया। आई क्या आया हमारे पास? आई आया ए वन डिवाइड बाय जेड सी था, है ना? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी आर बाई जेड सी प्लस आई आर डिवाइड बाई 2 ई टू द पावर गामा एक्स, और मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ, वो है माइनस 1 सेकेंड, मुझे एक बार पीछे देखना पड़ेगा। आई क्या था हमारे पास? माइनस ए टू बाय रूट ऑफ जेड बाय वाई था। ओके, ठीक है। तो ए टू कितना था हमारे पास? ए टू था वी आर माइनस आई आर जेड सी बाई 2, उसको हमने जेड सी से डिवाइड किया, माइनस आई आर डिवाइड बाय 2। ये मैं जेड सी से डिवाइड करने के बाद लिख रहा हूँ, ठीक है? तो इस इक्वेशन को, आई की इक्वेशन को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, आई आर प्लस वी आर बाई जेड सी बाई 2 ई टू द पावर गामा एक्स प्लस आई आर माइनस वी आर बाई जेड सी बाई 2 ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। ठीक है, तो अब मेरे पास आई और वी की दो इक्वेशन आ गई हैं, इन्हें मैं 9 और 10 नाम दे देता हूँ। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ये इक्वेशंस आती हैं वी और आई की। अब हमें वी एस और आई एस की टर्म्स में चाहिए था ना, मतलब वी एस और आई एस, वी आर और आई आर की टर्म्स में चाहिए थे। तो जब एक्स जो है वो एल हो जाएगा, एल क्या है? ट्रांसमिशन लाइन की पूरी लेंथ, तो हमारे पास वी क्या हो जाएगा? वी एस हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ वी एस आया वी आर प्लस आई आर जेड सी बाई 2 ई टू द पावर गामा एल प्लस वी आर माइनस आई आर जेड सी बाई 2 ई टू द पावर माइनस गामा एल। एल है पूरी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ। और ऐसे ही आई एस क्या आया? आई आर प्लस वी आर बाई जेड सी डिवाइड बाई 2 ई टू द पावर गामा एल प्लस आई आर माइनस वी आर बाई जेड सी डिवाइड बाई 2 ई टू द पावर माइनस गामा एल। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों को छोड़ देता हूँ, 9 और 10th में ही, 9 और 10th में मैं आपको करके दिखाता हूँ। 9 और 10th में मैं ये ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ, मतलब ई टू द पावर जो गामा एक्स के साथ जो ब्रैकेट हैं उनको उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और वी आर और आई आर वाली टर्म्स अलग अलग कर लेता हूँ। तो मेरे पास कुछ ये बनेगा, वी आर ई टू द पावर गामा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस आई आर जेड सी ई टू द पावर गामा एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स बाय 2, हाँ, इक्वल टू होगा v। और नीचे वाले में मैं करूँगा, मतलब आई की इक्वेशन में, जो इक्वेशन नंबर 10 है उसमें अगर मैं करूँगा तो वो मेरे पास आएगा, अगर मैंने वी आर से किया तो मेरे पास आएगा वी आर बाई जेड सी ई टू द पावर गामा एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स बाई 2 प्लस आई आर ई टू द पावर गामा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स बाय 2 इक्वल टू आई आएगा। ठीक है, अभी क्या है, ई टू द पावर गामा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स बाई 2 को हम कहते हैं कॉस गामा एक्स, और ई टू द पावर गामा एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन एच गामा एक्स। ठीक है, ऐसे ई टू द पावर गामा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस गामा एक्स बाई 2 को हम लिख सकते हैं कॉस एच गामा एक्स। तो हमारे पास वी आया वी आर कॉस एच गामा एक्स प्लस आई आर जेड सी साइन एच गामा एक्स, और आई आया वी आर बाई जेड सी साइन एच गामा एक्स प्लस आई आर कॉस एच गामा
एक्स, और यहाँ पे भी आप एक्स की जगह एल डाल देंगे तो वी वी एस बन जाएगा, आई आई एस बन जाएगा। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से सीधा ए बी सी डी पैरामीटर लिख के दिखाता हूँ। वी एस और आई एस क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे कॉस एच गामा एल, जेड सी साइन एच गामा एल, साइन एच गामा एल डिवाइड बाय जेड सी, और कॉस एच गामा एल। ठीक है, और इधर आएगा मेरे पास वी आर और आई आर। अब आप यहाँ पे भी देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए और डी बराबर यानी सिमेट्रिक नेटवर्क। अब ए डी माइनस बी सी आप करके देखिए कि आपका होमवर्क है। ए डी माइनस बी सी करेंगे 1 आएगा, और 1 आने का मतलब है रेसिप्रोकल, यानी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल। सिमेट्रिकल भी है और रेसिप्रोकल भी है। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं इसमें जो मेरे को आपको बतानी है। पहला क्या है, ये जो वी आर प्लस आई आर जेड सी है, ठीक है, वी आर प्लस आई आर जेड सी बाई 2 और वी आर माइनस आई आर जेड सी बाई 2, इनके कुछ स्पेशल नाम है। ठीक है, वो क्या नाम है, वी आर प्लस आई आर जेड सी बाई 2 को हम कहते हैं इंसिडेंट वोल्टेज। जब हम ट्रैवलिंग वेव्स पढ़ेंगे तो ये सब बहुत काम आएगा। ठीक है, वी आर माइनस आई आर जेड सी बाई 2 को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड वोल्टेज। ठीक है, आई में हमारे पास क्या था, आई में था वी आर बाई जेड सी प्लस आई आर बाई 2। ठीक है, और आई आर माइनस वी आर बाई जेड सी बाई 2। ठीक है, हम ये वाली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10। तो आई आर प्लस वी आर बाय जेड सी डिवाइड बाय 2, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट करंट। इंसिडेंट करंट, और आई आर माइनस वी आर बाय जेड सी को बाय 2 को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड करंट। ठीक, अब लेक्चर ख़त्म करने से पहले मुझे बस एक और चीज़ आपको बतानी है। अगर मेरी जो लाइन है वो जेड सी से टर्मिनेट होती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस से ही टर्मिनेट कर दी जाती है। ठीक है, तो वी आर क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा आई आर जेड सी, और वी आर इक्वल टू आई आर जेड सी अगर हो गया तो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, है ना। रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट हो जाएंगे ज़ीरो, क्योंकि वी आर माइनस आई आर जेड सी ज़ीरो हो जाएगा। यानी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस से ही अपनी लाइन को टर्मिनेट कर देता हूँ तो मेरे पास रिफ्लेक्शन कंपोनेंट होता ही नहीं है। ऐसी लाइन को हम कहते हैं लाइन विथ नो रिफ्लेक्शन component. No reflection component is called lossless line and or lossless line और flat line। ठीक है, ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस लॉसलेस लाइन और फ्लैट लाइन के बारे में कुछ और चीज़ें बताऊंगा, और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और फेरेंटी इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।